हेलो दोस्तों, मैं दिनाथ ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल लर्न ज्योग्राफी विद दिनाथ ठाकुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज्योग्राफिकल थॉट की सीरीज़ 7 के अंतर्गत आज मैं आप लोगों के सामने अन्वेषण काल और पुनर्जागरण काल से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश लेकर आया हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, खोज युग में अधिकांश खोज यात्राएं किस प्रकार की थी। यानी कि ये जो डिस्कवरी एज है, इसमें अधिकांश जो खोजें की गई किस प्रकार से की गई थी। स्थलीय खोज था, समुद्री था, स्थलीय और समुद्री था, या कोई नहीं। इसमें क्वेश्चन में ये कहने का कोशिश किया जा रहा है कि किस रूट का, किस वे का प्रयोग किया गया था। से हम लोग मानते हैं भूगोल का अन्वेषण काल का प्रतिनिधि विद्वान। और ये प्रतिनिधि विद्वान इसलिए माने जाते हैं क्योंकि उनका योगदान विशेष है इस खोज के युग में। और इसमें जितनी भी खोजी युग में जितनी भी खोज की गई सभी समुद्री मार्गों के माध्यम से की गई है। चाहे वो भारत की मसालों की खोज की चर्चा की हो, चाहे पियरी द एली की इमेजिन मुंडी के माध्यम से यूरोपीय भौगोलिक लेखनसार का, या फिर मर्केटर प्रक्षेप की बात करें, या एपियन का हृदय प्रक्षेप की बात करें, सभी में आपको समुद्री मार्गों को ही आधार माना गया है। तो इसमें आपका आंसर जो होगा वो समुद्री मार्ग होगा। अगला सवाल है, कोलंबस ने 1493 ईस्वी में कौन सा यूरोपीय नगर बसाया। ध्यान दीजिए कि कोलंबस महोदय ने जब उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का खोज किया, जब उन्होंने इस खोज को आरंभ किया, तो कहीं ना कहीं उन्हें एक बार में सफलता हासिल नहीं हुई। तब 1493 ईस्वी में जो उन्होंने यूरोपीय नगर बैठाया था, यूरोपीय नगर बसाया था, वो इजाबेल के निकट था, इजाबेल में था। और ये कोलंबस की दूसरी यात्रा थी। दूसरी यात्रा में उन्होंने हिस्पोनियायोला, यानी हैती में ये है हिस्पोनियायोला, तो वहीं इजाबेल के निकट एक बस्ती बैठाई थी जो अमेरिका में पहला यूरोपीय नगर था। ध्यान दीजिए, अमेरिका में पहला यूरोपीय नगर कोलंबस द्वारा बसाया गया था, जिसे हम यूरोपीय नगर कहते हैं। लेकिन कहाँ बसाया गया? अमेरिका में। तो इसे हम कहते हैं हिस्पोनियोला, जो इजाबेल के निकट हैती में था। कब? 1493 ईस्वी में। और 1492 ईस्वी में कोलंबस ने बहामा द्वीप से आगे बढ़ा, बहामा द्वीप से, और फिर 93 में उन्होंने हैती में इस यूरोपीय नगर को स्थापित किया। अगला सवाल हमारा है, पियरी द एली, ध्यान दीजिए, पियरी द एली पुस्तक, पियरी द एली पुस्तक इमेजिन मुंडी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, इसमें जब आप देखते हैं पियरी द एली की पुस्तक इमेजिन मुंडी, देखिए पियरी द एली की महत्वपूर्ण पुस्तक है इमेजिन मुंडी, जिसमें क्या दर्शाया गया है। इस पुस्तक में आपको उस समय तक की यूरोपीय भौगोलिक लेखन का सार संकलन है। ठीक है, इसमें तत्कालीन भूगोल लेखन का सार संकलन है। यानी कि आप कहेंगे कि जो यूरोपीय भौगोलिक लेखन है उसका सार यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, और ये एक्चुअली ये जो यात्रा थी टॉलमी के मानचित्र के आधार पर कोलंबस ने यात्रा की थी, उनकी देशांतरों की त्रुटियों को दूर किया था। और इसी समय का ये बात है कि पियरी द एली ने अपनी पुस्तक इमेजिन मुंडी में तत्कालीन भौगोलिक लेखन का सार प्रस्तुत किया था। अगला हमारा प्रश्न आता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के अतिरिक्त लगभग संपूर्ण संसार की जानकारी किसकी यात्रा की समाप्ति तक प्राप्त हो चुकी थी। किसकी यात्रा के समाप्ति तक ये प्राप्त हो चुकी थी? इसका आपका आंसर है मैगलन या मेजेलन। कहीं के आपको मेजेलन लिखा हुआ रहेगा, कहीं के मैगलन। तो मैगलन भी पुर्तगाली अन्वेषक थे, पुर्तगाल के थे, स्पेन के थे।
और इन्होंने मलक्का जल संधि को मेजेलन जल संधि का भी उल्लेख आता है। ब्राज़ील के पूर्वी तट और पेंटागोनिया पहुंचकर उन्होंने जल संधि में प्रवेश किया, जिसे हम मेगलन जल संधि कहते हैं। इन्होंने चिकते पचासा का भी उल्लेख किया है, जो हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ते हैं, और इनका योगदान जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन जितनी जो कार्य थी ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका के अतिरिक्त लगभग सभी विश्व की सभी यात्राएं इनके समाप्ति के साथ ही खत्म हो जाती है। उसके बाद जैसे इनके समाप्ति के बाद खत्म होती हैं, भूगोल में थोड़ा बहुत जो कैप्टन जेम्स कुक का अपना योगदान आ जाता है, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो इनके क्रियाविधि के बाद पुनर्जागरण काल का आरंभ होता है। अगला हमारा प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो सूर्य केंद्रित सिद्धांत से संबंधित है। पृथ्वी केंद्रित ब्रह्मांड के स्थान पर सूर्य केंद्रित अवधारणा को सर्वप्रथम किसने माना? ध्यान दीजिए कि पहले हमारा पृथ्वी केंद्रित अवधारणा ब्रह्मांड चलता था, लेकिन समय के साथ इसमें परिवर्तन हुआ और 1543 ईस्वी में कोपरनिकस महोदय ने सूर्य केंद्रित अवधारणा पर बल दिया। इन्होंने सूर्य केंद्रित अवधारणा पर बल दिया और ये पोलैंड के निवासी थे। ठीक है, पोलैंड के निवासी थे। 1543 में इन्होंने सूर्य केंद्रित अवधारणा पर बल दिया। इसी सूर्य केंद्रित अवधारणा के आधार पर केपलर महोदय ने और अधिक शुद्धता से ज्ञात करने का कोशिश किया। गैलीलियो ने इसको स्पष्ट करने का कोशिश किया था, लेकिन वास्तविक अवधारणा सर्वप्रथम जो है वो आपको है कोपरनिकस महोदय का। और न्यूटन का भी जो है गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत आया और इस प्रकार भौगोलिक परिदृश्य में वैज्ञानिक क्रांति का प्रारंभ हो गया था। भविष्य में एक नए मार्ग खुल गया था। मर्केटर ने संपूर्ण विश्व का मर्केटर प्रक्षेप किस वर्ष बनाया? ध्यान दीजिए, मर्केटर मतलब जेराडस मर्केटर ने संपूर्ण विश्व का मानचित्र या फिर कहें कि प्रक्षेप, प्रोजेक्शन जिसे हम कहते हैं, प्रक्षेप बनाया। तो ये प्रक्षेप आपको मिलता है, हम सभी जानते हैं, 1569। ठीक है, 1569 ईस्वी में मर्केटर ने विश्व का पहला ग्लोब प्रक्षेप के आधार पर बनाया। लेकिन 1538 का जो है ये हार्ट शेप मानचित्र के लिए जाना जाता है। एपियन, ये हार्ट शेप मानचित्र, एक्चुअली यहाँ पे ध्यान देना है कि हार्ट शेप मानचित्र जो हमारा है वो लगभग आपका एपियन महोदय का उल्लेख मिलता है। एपियन पीटर एपियन महोदय ने हार्ट शेप मानचित्र के बारे में व्याख्या किया था। मर्केटर प्रक्षेप के संदर्भ में ये भी माना जाता है कि 1538 में उन्होंने उस हार्ट शेप मानचित्र का प्रयोग करके प्रक्षेप, विश्व का पूरे प्रक्षेप बनाने का कोशिश 38 में किया था, लेकिन वो सक्सेस हुआ 1569 में, 69 में। तो इस तरह उसमें आपको पता चलता है कि विश्व का मर्केटर प्रक्षेप 1569 में शामिल हुआ। उसके बाद अगला प्रश्न है इंट्रोडक्शन टू यूनिवर्सल ज्योग्राफी, जिसको क्यूलिवेरियस ने लिखा था। यह किस वर्ग से संबंधित है? यह जो है ये प्रादेशिक भूगोल है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू यूनिवर्सल ज्योग्राफी प्रादेशिक भूगोल है, जो क्यूलिवेरियस ने लिखा था। मध्य युग का प्रथम महान यात्री, अगला प्रश्न, मध्य युग का प्रथम महान यात्री किसे माना जाता है, या फिर कहें किसे, तो मार्को पोलो का योगदान भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मार्को पोलो भी यूरोपीय खोज में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो प्रिंस हेनरी का पहल और इसका संरक्षण से 13वीं शताब्दी तक ये यूरोप के कई क्षेत्रों को खोज लिए थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक हम लोग जानते हैं, ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो मध्य युग का प्रथम महान यात्री माना जाता है। इन्होंने चीन की भी यात्राएं की थी। उसके बाद अगला है कि किस विद्वान ने 1507 में विश्व का मानचित्र बनाया, जिसमें उत्तर और दक्षिण अमेरिका को दर्शाया गया? ध्यान दीजिए कि विश्व का मानचित्र बनाया गया जिसमें उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका को दर्शाया गया, एशिया को नहीं दर्शाया गया था। यह है मार्टिन ब्लाडी-मूलर ने 1507 में मानचित्र बनाया, लेकिन उत्तर और दक्षिण अमेरिका को सिर्फ दर्शाया उन्होंने। अगला है ब्लाडी-मूलर का विश्व मानचित्र
किस नाम से जाना जाता है? व्लादिमीर का विश्व मानचित्र कार्टा मरीना के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कार्टा मरीना। उसके बाद ट्रेवल ऑफ मार्को पोलो नामक पुस्तक के लेखक मार्को पोलो। मार्को पोलो का ग्रीष्मकालीन आवास किस नाम से जाना जाता है? मार्को पोलो यात्रा करते थे तो ग्रीष्मकालीन क्षेत्रों में जो आवास बनाते थे उसे किस नाम से जाना जाता है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। अभी तक इससे प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्स में, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, लेकिन उसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर मैंने इस क्वेश्चंस को यहाँ उतारा, यहाँ लाया। तो मार्को पोलो का ग्रीष्मकालीन आवास सांगतू के नाम से जाना जाता है, सांगतू। जबकि मार्को पोलो का शीतकालीन आवास, जो अगला प्रश्न हमारा है कि शीतकालीन आवास उसे कहते हैं हम तातू या ताइदू, दोनों ही उनका नाम है, तातू कहें और ताइदू, यानी कि इसका आंसर ख और ग जाएगा। तातू भी कहते हैं या ताइदू। वर्तमान इसे पेकिंग, वर्तमान किस विद्वान ने फ्रेंच भाषा में अपनी पुस्तक बुक्स ऑफ वेरियस इंटरप्राइजेस बोलकर लिखा है? देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने बोलकर अपना फ्रेंच भाषा में लिखाया। विद्वान का नाम आप सभी पहले पढ़ चुके होंगे, इसका नाम है मार्को पोलो। मार्को पोलो ने फ्रेंच भाषा में अपनी पुस्तक बोलकर लिखाई और वो जिनोवा में लिखाया था। और जो द ट्रेवल ऑफ मार्को पोलो की जो बात करते हैं, ये द मिलियन करके इनका नाम है इस किताब का, दूसरा नाम। साथ ही साथ एशिया का बहुत बड़ा घुमक्कड़ था मार्को पोलो, बहुत ही बड़ा घुमक्कड़। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, आशा अंतरीप वह स्थान है जहां इतिहास में पहली बार स्क्रीव रोग फैला। ध्यान दीजिए, आशा अंतरीप वह स्थान है जहां इतिहास में पहली बार स्क्रीव रोग फैला। यह आपका स्टेटमेंट किसका है? यह कहा गया है, यह कथन वास्को डी गामा द्वारा कहा गया है। ठीक है, वास्को डी गामा ने कैप ऑफ गुड होप, आशा अंतरीप का चक्कर काटा और अफ्रीका के जम्बेजी नदी को भी उन्होंने खोजने का कार्य किया था। और उसी दौरान उन्होंने आशा अंतरीप के बारे में कहा था कि इतिहास में पहली बार स्क्रीव रोग फैला। अगला है, भारत के मसाले की खेती के बारे में किसने उल्लेख किया? भारत में जो मसाला का खेती होता है उसे वहाँ भी गए मसाला लेकर। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत में बहुत बड़ा मसाला की खेती है। जो आपका देखा जाए तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मेगलन या मेजलन। ये जॉ भी कहीं प्रोनाउंसिएशन होता है, कहीं गौ भी, ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, मेजलन या मेगलन। उसके बाद अगला प्रश्न आपका आता है, यूरोप में पश्चिमी समुद्री मार्ग से एशिया पहुंचने वाला अन्वेषक था। यूरोप से पश्चिमी समुद्री मार्ग से, यानी कि पश्चिमी समुद्री मार्ग कहने का मतलब है कि अटलांटिक से होते हुए, अफ्रीका के दक्षिणी हिस्सा से होते हुए, कैप ऑफ गुड होप के एकदम दक्षिणी हिस्सा से होते हुए, मेडागास्कर, सोमालिया का तट से होते हुए, अरब सागर होते हुए पहुंचा। कौन पहुंचा? विद्वान का नाम यहाँ पर देखना है, मेजेलन, मार्को पोलो, कोलंबस, वास्को डी गामा। इसमें से मेजेलन महोदय पहुँचे थे और इन्होंने ही अरब सागर के तटीय क्षेत्रों में मसाले की खेती का स्पष्ट किया था। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, बेरिंग जल संधि तथा हवाई द्वीप का अन्वेषण किया। किसने बेरिंग जल संधि और हवाई द्वीप के बारे में खोजा? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है आपका आंसर जेम्स कुक। जेम्स कुक ने खोजा था, ठीक है। जेम्स कुक ने इस हवाई द्वीप और बेरिंग जल संधि के बारे में इन्होंने स्पष्ट किया था। इसकी तीसरी यात्रा थी उत्तरी प्रशांत के क्षेत्र में। उसके बाद जर्मन का स्ट्रेबो किस विद्वान को माना जाता है? जर्मन का स्ट्रेबो सुवाइनस्टीन मुनस्टर को माना जाता है। देखिए ये, इसको आप लोग नोट डाउन कर ले, जर्मन का विद्वान सुवाइनस्टीन मुनस्टर महोदय को जाना जाता है। स्ट्रेबो ने जिस प्रकार कॉस्मोग्राफी का प्रारंभ में संसार के नए ज्ञान की वृद्धि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण काम किया था। मुनस्टर ने अपनी पुस्तक
कॉस्मोग्राफिया या कॉस्मोग्राफी यूनिवर्सल 1544 में लिखा था। ध्यान दीजिए, कॉस्मोग्राफी यूनिवर्सल नामक पुस्तक 1544 में लिखा था और इनका कार्य 6 खंडों में था और इन्होंने 5 खंड, 6 खंड में 1 खंड क्रमबद्ध भूगोल का था जबकि 5 खंड इनका प्रादेशिक भूगोल का था। तो इसीलिए इसको हम लोग जर्मन का स्ट्रेबो के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगला है, किस विद्वान ने 1500 ईस्वी में नई दुनिया का नाम अमेरिका रखा? 1500 ईस्वी में नई दुनिया का नाम अमेरिका रखा। तो 1500 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री अमेरिगो वेस्पूची, ठीक है, वेस्पूची, अमेरिगो, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत मैंने लिख दिया है, तो इसको कर लीजिएगा अमेरिगो, को की जगह गो कर लीजिएगा, अमेरिगो वेस्पूची। इन्होंने अटलांटिक महासागर को पार करके दक्षिण में ब्राज़ील तट, ला प्लाटा नदी की एस्टुरी की यात्रा किया। साथ ही साथ इनकी यात्राओं में दौरान ही इन्होंने अपनी महान स्मृति में अमेरिका का नाम पढ़ रखा, नई दुनिया बदल कर। ये अमेरिगो वेस्पूची। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा आता है, अंग्रेजी भाषा में प्रथम विश्व भूगोल की रचना 1625 में किसने की? अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश में। तो ये है आपका कारपेंटर महोदय। कारपेंटर महोदय ने 1625 ईस्वी में, ध्यान दीजिए, 1625 ईस्वी में विश्व भूगोल अंग्रेजी भाषा में लिखा। उसके उपरांत अगला सवाल, किस विद्वान ने समुद्री यात्राओं में खोजों एवं आविष्कार? तो पीटर एपियन महोदय ने कब बनाया था? 1530 में बनाया था। और इसी में इन्हीं हाट से मानचित्र को मिलाकर मर्केटर ने पूरे विश्व का ग्लोब प्रक्षेप के आधार पर तैयार किया। अगला प्रश्न है, जरहर्ड मर्केटर ने दोनों गोलार्धों को प्रदर्शित करने के लिए हृदय आकार के प्रक्षेपों को मिलाकर पूरे विश्व के लिए पहला प्रक्षेप बनाया। इसका प्रारंभिक नाम क्या था? ध्यान दीजिए, इसका प्रारंभिक नाम क्या था? किसका? जरहर्ड मर्केटर का। तो जरहर्ड मर्केटर का प्रारंभिक नाम जरहर्ड केमर। ध्यान दीजिए, जरहर्ड केमर। उसके बाद अगला प्रश्न, किस विद्वान ने यह स्पष्ट किया कि सर्वाधिक ताप विषुवत पेटी में नहीं बल्कि अयन रेखाओं के सहारे विश्व के उष्ण मरुस्थलों में पाया जाता है? यह स्टेटमेंट है वारेनियस महोदय का। उसके उपरांत क्रिटिक्यू ऑफ जजमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इमैनुअल कांट महोदय। इन्होंने 1790 में अपनी पुस्तक क्रिटिक्यू ऑफ जजमेंट लिखा। तो दोस्तों, आज का था हमारा यह महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों को वारेनियस महोदय और कांट महोदय, जिन्होंने पुनर्जागरण काल का आरंभिक मैं अगले वीडियो में पुनः आपके साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगा। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दें और वीडियो यदि आप